वेलकम टू क्लास नंबर 12। आज हम अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने 15 क्वेश्चन देखे थे। आज हम रेशियो प्रोपोर्शन के और 15 क्वेश्चंस देखेंगे। आई होप कि आप ये क्लास देखने से पहले इस क्लास का टेस्ट देकर आए होंगे। तो अब शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। द सम ऑफ एजेस ऑफ आतिफ एंड बिन्नी इज 48 ईयर्स। आतिफ इज 4 ईयर्स ओल्डर देन चेतन। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ बिन्नी एंड चेतन इज 4:7। What was the age of आतिफ 5 years back? अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें यहाँ पर दी हैं। पहली कि आतिफ और बिन्नी की जो सम है एजेस का वो 48 है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं A प्लस B हमें दिया है 48। दूसरी बात, आतिफ जो है वो चेतन से 4 साल बड़ा है, तो अगर A माइनस अगर हम 4 करें तो वो हमें मिलेगा C, मतलब चेतन की हमें एज मिल जाएगी। तीसरा, द रेशो ऑफ एजेस ऑफ बिन्नी एंड चेतन इज 4:7। तो अगर हम B अपॉन चेतन की एज को C लिखें तो उसका रेशो हमें दिया है 4/7। ये तीन चीज़ें हमें दी हुई हैं। अब चूंकि हमें रेशो B और C में दिया है तो हम इन दो इक्वेशंस का यूज़ करके क्या करेंगे कि A को हम एलिमिनेट कर देते हैं और B की टर्म्स में हम B और C के टर्म्स में हम इक्वेशन ले लेते हैं। तो इसमें एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस कर देते हैं। तो यहां पर हमें मिलेगा B 4, यहां पे माइनस होकर हमें देगा +4। A कैंसल आउट हो जाएगा, इक्वल टू में हमें मिलेगा 48 माइनस C। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा B प्लस C इज इक्वल टू 4, उस तरफ जाके हमें देगा 44। अब हमें ये इक्वेशन मिल गई और एक ये रेशो हमें मिल गया। इन दोनों का अब हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर B प्लस C है और यहाँ पर B अपॉन C है, तो इस वाले रेशो में हम क्या करेंगे, कंपोनेंडो लगा देंगे, मतलब दोनों तरफ +1 ऐड कर देंगे। तो कंपोनेंडो लगाने के बाद हमें मिलेगा B प्लस C डिवाइडेड बाय C इज इक्वल टू 4 + 7 11/7। अब B प्लस C हमें ऑलरेडी 44 पता है, तो इसे हम मिटा के यहाँ लिख देंगे 44। ये जाएगा 4 टाइम्स, तो C की एज हमें मिल गई 7 4 28। तो 28 ईयर्स C की एज है। हमें निकालना क्या है, आतिफ की एज। तो C वाली इक्वेशन हमारी यहाँ पर है, तो इससे हमारी जो आतिफ की एज है वो निकलेगी 28 में हमें 4 ऐड करना पड़ेगा तो 32। तो ये जो 32 है ये तो प्रेजेंट एज है, लेकिन हमें निकालनी क्या है, आतिफ की एज 5 साल पहले। तो 32 में से हमें 5 माइनस करना पड़ेगा जो कि हमें देगा 27। 27 मतलब ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। 10 years ago the ages of A and B were in ratio 6:7. After 6 years A's age would be 9.09% less than B's age. What would be the age of B after 9 years? अब ये जो है ना, एज में गैप के क्वेश्चंस बनते हैं। जब भी आपको 10 साल पहले, 6 साल बाद या 2 साल पहले, 3 साल बाद, इस तरह से दो गैप आपको दी हो और आपको रेशोज दिए हो, जैसे एक रेशो में ऑलरेडी यहाँ पर दिया है, दूसरा रेशो हम इस परसेंटेज से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एक मेथड चलता है, तो वो क्या मेथड है उसे हम सीख लेते हैं। 10 साल पहले ए और बी की जो एज का जो रेशो था वो था 6:7। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 6:7। ये कब का डेटा है, ये है 10 साल पहले का, तो हम यहाँ पे रेफरेंस के लिए लिख लेते हैं -10। अब आफ्टर 6 ईयर्स एज ए की जो एज है वो 9.09% लेस होगी बी की एज से। अब चैलेंज है हमारे पास ये परसेंट, लेकिन अगर हमें फ्रैक्शन टू परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन पता है तो इस नंबर से आप ऑलरेडी फैमिलियर होंगे। 9.09% का मतलब होता है, अगर इसे मैं फ्रैक्शन टर्म में लिखूं तो 1/11। ठीक है। अब यहाँ पे बात की गई है कि 9.9% लेस, तो हमें यहाँ पे लेस के लिए क्या लिखते हैं हम, इफेक्ट हम लिखेंगे 10/11। कहने का मतलब ए की जो एज है वो हो जाएगी 10 और बी की जो एज है वो होगी 11। और ये डेटा कब का होगा, ये है 6 साल बाद का, तो यहां पर हम लिखेंगे +6। अब इस मेथड में क्या होता है कि हम ये जो गैप होता है इसे मैं डॉटेड लाइन से बना देता हूं, इन दोनों के बीच का गैप और इन दोनों के बीच का गैप,
ये जो हॉरिजॉन्टल गैप है इसे हम सेम करना चाहते हैं हमेशा। इस तरह के जो भी एज के क्वेश्चन बनेंगे उनमें हम इन हॉरिजॉन्टल गैप को सेम करना चाहते हैं। यहाँ पर गैप कितना है 1 का, यहाँ पर गैप कितना है 1 का, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब ये गैप सेम होने से फायदा ये होता है, जब ये हॉरिजॉन्टल गैप सेम हो जाती है दोनों में, तब आप देखें वर्टिकल गैप, इस वाली गैप की अगर हम बात करें 6 से 10 4 और यहाँ से 7 से 11 अगेन 4, तो आप देखेंगे ये वर्टिकल गैप भी हमारी बराबर हो जाती है। तो एजेस के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हॉरिजॉन्टल गैप को बराबर करना पड़ता है। अगर यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज होती तो हम रेशियोज को मल्टीप्लाई करके इन दोनों गैप को सेम करते। अब ये गैप सेम करने से होता क्या है, ये जो वर्टिकल गैप आती है 6 से 10 हो जाना और 7 से 11 हो जाना, ये दोनों गैप सेम हो जाती हैं। अब सेम होने से हमें क्या फ़ायदा होगा, अब आप देखिए, हमें पता है कि जो है 6 से 10 या 7 से 11 दोनों में 4 हमेशा सेम होगी। ये जो गैप आएगी जब आप हॉरिजॉन्टल गैप को सेम कर देंगे दोनों में, तो हमेशा वर्टिकल गैप सेम आने वाली है। तो कोई भी एक गैप को आप ले लीजिए, मान लीजिए 7 से 11 हम ले लेते हैं, तो हमें पता है जब यहाँ पे 4 यूनिट का गैप आ रहा है तो वो 4 यूनिट का गैप कितने टाइम को करस्पॉन्ड कर रहा है, -10 से लेके +6, मतलब टोटल इनके बीच में गैप कितना होगा 16 का। 4 करस्पॉन्ड करता है 16 को, तो एक किसको करस्पॉन्ड करेगा 4 को। हम बेसिकली अब यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। अब हमसे पूछा है कि व्हाट वुड बी द एज ऑफ बी आफ्टर 9 ईयर्स, तो हम पहले इस पे काम कर लेते हैं। ये बी की एज थी, तो एक का मतलब अगर 4 है तो 11 का मतलब हो जाएगा 44। लेकिन ये जो एज है ये 6 साल के बाद है, हमें कब के लिए निकालना है 9 साल के बाद, तो हम इसमें 44 में 3 और ऐड कर देंगे, हमें मिलेगा 47। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने कोई भी XYZ लेना नहीं पड़ रहा, सिंपली हम लोग रेशोज में काम कर जाते हैं। किसमें, एज के क्वेश्चंस में। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो हॉरिजॉन्टल गैप है दोनों के बीच में वो हमें सेम करना होता है, वर्टिकल गैप अपने आप सेम हो जाएगी। फिर वर्टिकल गैप में हम लगा देते हैं यूनिटरी मेथड, जो भी हमें यहाँ पे टाइम का डिफरेंस दिया होता है उस पर। तो आई होप कि ये मेथड आपको समझ में आया होगा। बजाय आप XYZ लेके इन्हें सॉल्व करने के, आप इस तरह का रेशो मेथड प्रेफर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये 5 साल पहले की बात हो रही है, फिर ये 3 साल बाद की बात हो रही है, और 2 यहाँ पे हमें रेशो भी दे दिए गए। 5 साल पहले जो एज है फादर और सन की वो है 7:2, तो हम यहाँ लिखेंगे 7:2। फिर 3 साल बाद उनकी एज जो है वो हो जाएगी 5:2 इस रेशो में। टाइम की अगर हम बात करें तो ये है हमारा 5 साल पहले, तो हम यहाँ लिख लेंगे -5। ये है हमारा 3 साल बाद, तो हम यहाँ लिख लेंगे +3। अब हम काम करेंगे किस पे, गैप पे। यहां पर गैप कितना है 5, यहां पर गैप कितना है 3, तो हम क्या करेंगे, गैप को सेम करेंगे। अब गैप को हम सेम कैसे करें, इस हॉरिजॉन्टल गैप को दोनों में जो जितना गैप है इसको आपस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब 7:2 जो है इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, और यहां पर 5:2 जो है इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को। तो जो नए रेशो हमें मिलेंगे वो होंगे 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, यहाँ पे 5 5 जा 25, यहाँ पे 5 2 जा 10। अब आप देखेंगे दोनों के बीच में गैप जो है, हॉरिजॉन्टल गैप जो है 21 और 6 में और 25 और 10 में, वो एग्जैक्टली सेम हो गई है। अब ये गैप सेम हो गई है, तो अब देखेंगे क्या वर्टिकल गैप भी सेम है, तो 21 से 25 4, 6 से 10 4, तो ये वर्टिकल गैप आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो तो सेम होगी ही होगी। आपको सिर्फ इस तरह से गैप को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरह के नए रेशोज आपको बना लेना है। नए रेशो में ये जो वर्टिकल गैप है वो सेम होगी ही होगी। अगेन अब हम यहाँ पे अपना यूनिटरी मेथड लगा लेंगे। जब गैप दोनों में कितना आ रहा है, अगेन 4 का, तो जब गैप 4 का आ रहा है तो यहाँ पे टाइम डिफरेंस कितना है, -5 से +3 हमें देगा 8, तो 1 यूनिट करस्पॉन्ड करेगा 2 को। अब हमें किसके लिए निकालना है, व्हाट वाज फादर्स एज 7 ईयर्स बैक, तो फादर की एज ये यहाँ पर आ रही है हमारी 7। अब हम इस रेशो पे काम नहीं करेंगे, अब हम इस रेशो पे काम करेंगे। तो 1 करस्पॉन्ड करेगा 2 को, तो 21 ये फादर की एज थी और ये सन की एज थी, तो इन दोनों का रेशो लिखा था। तो 21 ये फादर की एज है, तो अगर 1 करस्पॉन्ड करता है 2 को, तो 21 करस्पॉन्ड करेगा किसको, 42 को। अब ये 42 जो है वो आ रहा है कब,
5 साल पहले की, और हमसे पूछिए कितनी है, व्हाट वाज द फादर्स एज 7 ईयर्स बैक। तो 7 ईयर्स बैक में हमें क्या करना पड़ेगा, और इसके 2 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो अगर ये एज 42 थी और 2 साल पीछे जाएंगे तो वो हो जाएगी एज 40, मतलब इसमें से बेसिकली हमें -2 करना है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो अगेन यहाँ पे जो मैंने आपको ऊपर बताया था गैप सेम करना, वो हमने यहाँ पे करके भी देखी। जैसे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल गैप अलग अलग थी, इस वाले रेशो में 5 की गैप थी, इस वाले रेशो में 3 की गैप थी। तो गैप को हम सेम करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले की गैप को नीचे वाले रेशो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले की गैप को ऊपर वाले रेशो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर हम लिख लेते हैं अपना नया रेशो, ये वाला, और फिर जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो इसी रेशो पर करेंगे। तो इस तरह से अगेन फिर हम यहाँ पे वर्टिकल गैप हमें पता है, चाहे इस तरफ से ले लीजिए चाहे इस तरफ से ले लीजिए, वर्टिकल गैप सेम आ जाएगी जब आप हॉरिजॉन्टल गैप को सेम कर देंगे। तो यहाँ पे वर्टिकल गैप में हम यूनिटरी मेथड लगा देंगे क्योंकि हमें टाइम डिफरेंस ऑलरेडी दिया हुआ है। तो -5 से +3 8 का गैप है, तो 4 यूनिट करस्पॉन्ड करता है 8 ईयर्स के गैप को, तो 1 यूनिट करस्पॉन्ड करेगा 2 ईयर्स को। तो हमने फादर के लिए निकाला, 21 करस्पॉन्ड करेगा 42 को हमसे, और ये 42 जो है वो आया है 5 साल पहले की एज, हमसे पूछिए 7 साल पहले की एज, इसलिए हमने 2 उसमें से और माइनस कर दी, तो आंसर आया हमारा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 years ago the ages of A and B were in ratio 2:5. After 12 years their ages would be in ratio 5:7. अगेन 10 साल पहले की बात हो रही है, 12 साल बाद की बात हो रही है, और हमें 2 रेशो यहाँ पर दे दिए हैं। तो पहला रेशो है हमारा 2:5, दूसरा रेशो है हमारा 5:7। अब पहले हम गैप देख लेते हैं, यहाँ पर गैप कितना है 3 का, और यहाँ पर गैप कितना है 2 का। तो हम सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो नया हमारा रेशो होगा वो होगा 4:10, यहाँ पे 15:7 3 21। अब आप देखेंगे 4 से 15 का गैप 11 का, 10 से 21 का गैप 11 का। अब हम यहाँ पे टाइम डिफरेंस लिख लेंगे, ऊपर वाला रेशो जो था वो 10 साल पहले की बात हो रही थी तो -10, नीचे वाले रेशो 12 साल बाद की बात हो रही है तो +12। अब हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा देंगे, जब गैप यहाँ पे 11 का है तो वो करस्पॉन्ड करता है किसको, -10 से +12 तक हम जाएंगे तो ये होगा 22 यूनिट्स को, तो 1 करस्पॉन्ड करेगा 2 ईयर्स को। अब किसके लिए हमें निकालना है, व्हाट वाज द एज ऑफ ए 5 ईयर्स बैक, ए की एज 5 ईयर्स बैक। हम काम करेंगे किस रेशो में, इस वाले रेशो में। तो ए की अगर हम बात करें, यह है ए, तो 4 किसको करस्पॉन्ड करेगा, 4 2 8 को। अब ये जो 8 है ये कब है, 10 साल पहले की एज है, हमको निकालनी कब की है, व्हाट वाज द एज 5 ईयर्स बैक। तो हम इसमें क्या करेंगे, 5 को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 13, जो कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये गैप मेथड होपफुली अब आपको समझ में आ गई होगी। ये बहुत बढ़िया तरीका है सॉल्व करने का। आप देखिए कितने कम स्टेप्स हमें लिखने पड़ रहे हैं, कोई वेरिएबल यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हो रहा, सिंपल हम रेशो लिखते जा रहे हैं, रेशो को मैनिपुलेट कर रहे हैं, गैप निकाल रहे हैं, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, दैट्स इट। इतना ही करना पड़ता है एजेस के क्वेश्चंस में। तो ये तरीके से एक तो चीज बहुत फास्ट हो जाती है प्लस आसान हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर 5 years द एज ऑफ फादर विल बी थ्राइस द एज ऑफ हिज सन, whereas 5 years ago he was 7 times older than his son was. Find present age of son. Again यहाँ पर भी हम गैप मेथड यूज करेंगे। After 5 years the age of father will be thrice the age of his son, whereas 5 years ago he was 7 times older. तो अगर हम फादर और सन की रेशो लिखें तो पहले हम लिख लेते हैं पुराना वाला, चाहे तो किसी भी ऑर्डर में लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 साल पहले की अगर हम बात करें तो रेशो होगा 7:1। 5 साल बाद की बात करें तो रेशो होगा 3:1। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गैप को सेम करेंगे। यहाँ पे आ रहा है 6, यहाँ पे गैप है 6 का, यहाँ पे गैप है 2 का। तो इन जो ये जो गैप आता है इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे 2 यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर सिंप्लीफाई कर दीजिए, या जैसा भी आपको बने, पर इसी है कि आप इसको यहीं पर सिंप्लीफाई कर दीजिए, है ना। तो कैलकुलेशन आपको कम करने पड़ेंगे। अब ऊपर वाले को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है तो वो एज इट इज रहेगा 7:1। नीचे वाले को अब हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 3 9 और 3 1 3। तो जिस रेशो में हम काम करेंगे वो हो जाएगा ये वाला। अब अगर हम टाइम की बात करें
तो ऊपर वाला जो रेशो है वो 5 साल पहले की बात हो रही है, तो हम लिख लेंगे -5, और नीचे वाला जो है 5 साल बाद की बात हो रही है, तो हम लिख लेंगे +5। अब वर्टिकल गैप की बात करें तो यहाँ पर आ रहा है 2, तो 2 गैप करस्पॉन्ड करेगा कितने टाइम गैप को, 10 को, तो 1 यूनिट करस्पॉन्ड करेगा 5 ईयर्स को। यहाँ तक हमने सब निकाल लिया। अब फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन, हमको जो लड़का है उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि कोई भी, चाहे 1 से निकाल लीजिए चाहे 3 से निकाल लीजिए, हम 3 से निकाल लेते हैं। 3 करस्पॉन्ड करेगा किसको, 5 3 ज़ा 15 को। अब ये 15 जो है वो 5 साल बाद किए जा रही है, तो करंट एज कितनी होगी, हमें यहाँ से 5 माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें से जब आप 5 माइनस करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर सी। तो अब हमने इसके 4-5 क्वेश्चन कर लिए हैं एजेस के, आपको मेथड बिल्कुल पता चल गई है। सिर्फ जो चैलेंज है वो है रेशो मैनिपुलेट करना इस हॉरिजॉन्टल गैप को दोनों जगह सेम करके, उसके बाद सिंपली हमें यूनिटरी मेथड लगा देना होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 years ago ए की एज जो है वो बी की हाफ थी। इफ द एज ऑफ द प्रेजेंट एज इज 3:4, फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस। यहाँ पर हमें सम निकालना है। कोई बात नहीं, अगेन यहाँ पे 10 साल पहले की बात हो रही है और प्रेजेंट एज की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी हम ऊपर वाला मेथड लगा सकते हैं। 10 years ago एज वॉज हाफ ऑफ बी, तो अगर ए की एज 1 थी तो बी की एज 2 हो जाएगी, है ना। हमने रेशो लिख लिया डायरेक्ट, और ये कब की बात हो रही है, 10 साल पहले की, तो हम यहाँ लिख लेते हैं -10। अब इफ द एज ऑफ द प्रेजेंट, अभी की बात हो रही है तो 3:4, हम यहाँ लिख लेंगे 3:4। यहाँ पे बाद की नहीं, यहाँ पे 0 है, मतलब बिल्कुल करंट एज, इसलिए हम यहाँ पे रेफरेंस के लिए लिख लेते हैं 0। अब हम काम करेंगे गैप में, यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ पर भी 1 का गैप है, तो यहाँ पर हमें कोई मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब हम काम करेंगे वर्टिकल गैप में, तो जो 2 यूनिट हैं वो कितने टाइम गैप को करस्पॉन्ड करेगी, -10 से 0 पर आना है, मतलब 10, तो 1 यूनिट कितना टाइम गैप हमें देगी, 5 ईयर्स का। अब हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एज का जो रेशो है वो 3 और 4 है, तो दोनों को सम करेंगे तो हमें मिलेगा 7। तो 7 किसको करस्पॉन्ड करेगा, 7 5 ज़ा 35। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर इंडिविजुअल पूछता तो 3 के लिए निकाल लेते 15, 4 के लिए निकाल लेते हम 20, पर हमसे पूछा है कि दोनों का सम कितना है, तो इसलिए हम दोनों को ऐड करके 7 यूनिट किसको करस्पॉन्ड करेगी वो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं 35। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ द एजेस ऑफ सन एंड फादर इज 56 ईयर्स। आफ्टर 4 ईयर्स द एज ऑफ फादर विल बी थ्राइस द एज ऑफ सन। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन। अब यहाँ पर रेशो वगैरह नहीं दिया है पिछले टाइम का वहां पर, बल्कि हमें यहाँ पे सम दिया हुआ है, तो ऊपर जो हम मेथड लगा रहे थे वो यहाँ पर नहीं लगेगा। यहाँ पर हम सिंपली इक्वेशंस बना के इसे सॉल्व कर लेंगे। तो पहली चीज जो हमें दी है कि फादर और जो सन है या जो बॉय है उनका सम है हमारा 56 ईयर्स, ये पहली क्वेश्चन है। दूसरी बात, आफ्टर 4 ईयर्स द एज ऑफ फादर विल बी थ्राइस द एज ऑफ सन। 4 साल के बाद की बात हो रही है। 4 साल के बाद क्या होगा, फादर और जो सन है उनका एज का रेशो कितना हो जाएगा, 3:1। तो अगर बॉय को अगर हम एक की एज को अगर हम 1 काउंट करें तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, 3। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट इसे कर सकते हैं, कैसे, अगर बॉय जो है उसकी एज, ये फ्यूचर एज है, ठीक है, तो इसे मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। अब ये जो 4 साल बाद जो लड़के की एज है अगर वो बी है तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, 3B। अब इन दोनों का सम हमें कितना मिलेगा, पहले 56 था, 4 साल बाद क्या होगा, फादर के भी 4 साल जुड़ेंगे और सन के भी 4 साल जुड़ेंगे, तो बेसिकली यहाँ पे हमें 8 जोड़ना पड़ेगा। 4B किसके बराबर हो जाएगा, ये हमें देगा 64। तो बॉय की जो एज होगी 4 साल बाद वो होगी 16। ये वाली जो एज है ये 4 साल बाद की आ रही है, ठीक है। हमें निकालनी है प्रेजेंट एज, तो इसमें से हम 4 माइनस कर देंगे, तो आंसर हमारा हो जाएगा 12, ठीक है। बस इतना से इसमें हमें करना होता है। चाहे तो आप इस स्टेप पे क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि यहाँ पे आप फादर की एज लिखे हैं फिर उसको 4 से बढ़ा दें, पर उतना करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इस तरह से फ्यूचर एज पर काम कर लीजिए। तो ये जो रेड में लिखी थी मैंने ये थी करंट एज, और जो ब्लू में लिखी थी ये 4 साल बाद की एज, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। द इनकम रेशियो ऑफ ए एंड बी लास्ट ईयर वॉज 3:4। द रेशियो ऑफ देयर ओन इनकम्स लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर इज 4:5 एंड 2:3। इफ द टोटल सम ऑफ देयर प्रेजेंट इनकम्स इज 4160, फाइंड द प्रेजेंट इनकम ऑफ ए। ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूरा हमें
रेशो का मैनिपुलेशन करना होता है, ठीक है। चाहे तो आप इक्वेशन बना के कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे 3 रेशो से आपको डील करना है। तो अगर आप इक्वेशन बनाएंगे तो फिर वो आपकी 3 वेरिएबल्स उसमें लग जाने वाले हैं, या मिनिमम 2 तो लगेंगे ही, प्लस आपको बहुत सारा उसमें कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। तो बेस्ट मेथड क्या है इसमें? रेशो मैनिपुलेशन। अब वो रेशो मैनिपुलेशन कैसे करते हैं वो हम इसमें सीख लेंगे। इनकम रेशो है ए और बी का लास्ट ईयर। तो पहले हम क्या करते हैं, सिंपल सा टेबल बना लेते हैं ताकि समझाने में आसान हो। यहां पर हम टेबल बना लेंगे। यहां हम लिख लेंगे ए, यहां पर बी, यहां पर अगर हम लिख लें ए, यहां पर बी, ठीक है। और यहां पे हमें 2 साल की, तो ये मान लेते हैं कि पहला साल था फर्स्ट, ये था उसके बाद का साल या सेकंड। अब हम यहां पर रेशोस लिखेंगे। तो इनकम ऑफ ए और बी पिछले साल कितनी थी? 3 और 4। तो ए की अगर 3 थी तो बी की हो जाएगी 4, ठीक है। अब द रेशो ऑफ देयर ओन इनकम्स लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर। अब हमें इस पे काम करना है। तो ए के लिए हमें जो रेशो दिया है वो है 4:5, जबकि यहां पर है 3। तो यहां पर हम क्या करें, 3 यहां पर भी लिख लेते हैं। अब दोनों सेम हो गए। अब इसे 4 और 5 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये रेशो हमारा बन गया 4:5। अब लेकिन ये रेशो में गड़बड़ हो गई। अगर यहाँ पे आपने 4 मल्टीप्लाई किया है तो आपको यहाँ पर भी 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये रेशो 3:4 जो हमें था उसी रेशो में है, प्लस ये रेशो भी 4:5 में हमें मिल गया। तो इन 2 रेशोज में हमने मैनिपुलेशन कर लिया। अब बात करते हैं तीसरे रेशो की, जो कि है 2:3, और ये होगा हमारी बी के लिए। तो ये वाला पार्ट हमें बनाना है 2, ये वाला पार्ट हमें बनाना है 3। अब इसे बनाने के लिए हम क्या करें, 2 और 3 बनाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 2 ऑलरेडी दिख ही रहा है, तो यहाँ पर क्या करते हैं 8 लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 बनाने के लिए 3 से। अब आप इस रेशो को देखेंगे तो ये हमारा बन गया 2:3 का रेशो। तो ये वाला रेशो भी हमने सेटिस्फाई कर लिया, ये रेशो भी हमने सेटिस्फाई कर लिया, और ये रेशो भी हमने सेटिस्फाई कर लिया। तो यहाँ पे 3 रेशोज थे। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसे इस पे रेक्टेंगल भी बना देता हूँ। पहला रेशो जो था जिसपे हमने काम किया वो है ये वाला। फिर दूसरा रेशो जो था वो है ये वाला। उसके बाद जो एक और रेशो है वो है ये वाला। इन 3 रेशोज में हमने किया है मैनिपुलेशन, बस। अब जो भी चीज था हमें रेशो के टर्म में सब कुछ मिल गया। अब हमसे बोला है कि द टोटल सम ऑफ द प्रेजेंट इनकम इज 4160। तो प्रेजेंट इनकम कौन सी है, ये वाली। 3 × 5 15। तो यहां से जो ए के लिए जो प्रेजेंट इनकम है वो है 15, बी के लिए कितनी है 24। तो इनका अगर हम सम करें तो ये हमें मिलेगा 39। तो ये 39 करस्पॉन्ड करेगा 4160 को। हमें निकालनी किसकी इनकम है, फाइंड द प्रेजेंट इनकम ऑफ ए। तो 39 इसको करस्पॉन्ड करता है, तो 15 किसको करस्पॉन्ड करेगा, 4160 डिवाइडेड बाय 39 मल्टीप्लाई बाय 15। ये 3 से जाएगा 13 टाइम्स, ये 3 से जाएगा 5 टाइम्स। अब ये 13 से कैंसल आउट होना चाहिए, 3 टाइम्स करें तो 39 बचेगा, फिर ये यहाँ पर 2 बचेगा तो वो 26, यानी ये जाएगा 2 टाइम्स और फिर एक 0। तो हमें 320 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। 5 3 ज़ा 1500, 20 से करेंगे तो एक हमें 100 देगा, मतलब 1600। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगेन पूरा जो क्वेश्चन था सिंपली रेशो मैनिपुलेशन का था, ठीक है। ए और बी 2 लोग हैं, उनकी पिछले साल की इनकम और इस साल की इनकम, इनके रेशोज हमें दिए थे। अब रेशोज भी किस तरह से दिए थे, एक रेशो था हमारा ये वाला, दूसरा रेशो था ये वाला, और तीसरा रेशो था ये वाला। अब इस तरह के रेशो जब अलग अलग आ जाते हैं ना, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमें उन्हें मैनिपुलेट करना पड़ता है, ताकि रेशो जो है वो आपस में, मतलब उनका जो ये रेशो है ये चेंज ना हो। लेकिन इनमें हम कुछ ना कुछ नंबर तो मल्टीप्लाई या डिवाइड कर ही सकते हैं रेशो में। बेसिक की क्लास में आपने पढ़ाई है कि जब भी कोई रेशो हो उसमें आप सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए या सेम नंबर डिवाइड कर दीजिए, उससे रेशो चेंज नहीं होता। उसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करते हैं और इसी को हम कहते हैं रेशो मैनिपुलेशन। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पे 4 रेशो दिया था, दूसरा रेशो हमें दिया था 4:5 का। तो 4:5 बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर भी 3 लिख दिया, उसके बाद इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो ये रेशो 3:5 4:5 बन गया। अब चूंकि यहाँ पर हमने 4 मल्टीप्लाई किया था तो इसलिए इस वाले पार्ट में भी हमें 4 मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ये दोनों रेशो हमारे सही बन गए। अब तीसरा रेशो हमें दिया था ये वाला, तो वो रेशो था हमारा 2:3 का। तो 2:3 हमें पता है यहाँ पे 4 × 4 है, तो एक 2 मैंने यहाँ से ले लिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 8। तो और एक जो 3 बनाने के लिए यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये वाला रेशो भी हमारा 2:3 में बन गया। तो ये जो 3 रेशोज थे 3:4, 4:5, 2:3, ये पूरे यहाँ पर सेटिस्फाई हो गए। बस उसके बाद जो हमें कंडीशंस दी थी उन्हें हमने यूनिटरी मेथड में डाल के हमारा आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो ये तरीका है रेशोज से सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 24, द इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन रेशो 8:11, देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन रेशो 7:10। इफ ईच वन ऑफ देम सेव्स ₹500, फाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी। अगेन यहां पर भी हम पहले ऊपर लिख लेते हैं ए को, यहां लिख लेते हैं बी को, यहां पे लिख लेते हैं इनकम, यहां लिख लेते हैं एक्सपेंडिचर। अब इनकम का जो रेशो है वो 8 और 11 है, मतलब ए की इनकम अगर 8 है तो बी की इनकम जो है वो 11 है। दूसरा एक्सपेंडिचर का रेशो दिया है, ए अगर 7 यूनिट स्पेंड करता है तो बी 10 यूनिट स्पेंड करता है। और जो यहाँ पे क्रिटिकल चीज दी है वो क्या है, इफ ईच वन ऑफ देम सेव्स 500, दोनों जो है 500 रुपए बचा रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ भी मैनिपुलेट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? अगर आप 8 देखें, यहाँ पे 7 देखें, गैप कितना आ रहा है? 1 का। यहाँ पे 11 और यहाँ पे 10, गैप कितना आ रहा है? 1 का। तो दोनों जगह गैप भी हमारा सेम है, प्लस यहाँ पे सेविंग भी हमारी सेम है। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तो हमारा सेविंग निकलता है। तो सीधा सा मतलब है कि जो 1 यूनिट है वो करस्पॉन्ड करेगा 500 रुपीज को। ठीक है, अब हमसे पूछा है फाइंड द इनकम ऑफ ए, तो इनकम ऑफ ए निकालने के लिए 8 यूनिट कितना करस्पॉन्ड करेगा? तो 8 5 40 और 1 00, 4000 हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे हमें रेशो भी मैनिपुलेट नहीं करना पड़ा, रेशो बहुत कन्वीनियंट हमें दिया हुआ था। इनकम का रेशो देखा, एक्सपेंडिचर का रेशो देखा, उनके बीच में गैप कितनी आ रही थी वो हमने देखी, क्योंकि दोनों में 1-1 गैप आ रही है, सेम गैप है, प्लस यहाँ पे ऑलरेडी दिया भी है कि सेविंग्स भी बराबर है दोनों में। तो इसी चीज का हमने फायदा उठाया और डायरेक्ट यूनिटरी मेथड लगा के आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 25, 1 year ago the ratio between A and B's salaries was 3:5. The ratio of their individual salary last year and present year is 2:3 and 4:5. तो जैसा हमने ऊपर एक क्वेश्चन देखा था रेशो मैनिपुलेशन का, ये भी उसी तरह का रेशो मैनिपुलेशन है। तो इन रेशोज को हम लिखते जाते हैं। यहां पर है A, यहां पर है B, ये पिछले साल या उसे लिख लेते हैं फर्स्ट ईयर, और ये प्रेजेंट ईयर या फिर उसे लिख लेते हैं सेकेंड ईयर। अब हम लिखेंगे रेशोज को। यहां पर है 3:5 का 1 साल पहले, तो यहां पर रेशो होगा हमारा 3 और यहां पर 5 है ना, 3 और 5 हमने लिख लिया। अब द रेशो ऑफ देयर इंडिविजुअल सैलरी लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर वो कितना है? 2:3। मतलब यहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हमें 2:3 बनाना है, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 3 एज इट इज लिख लेते हैं ताकि ये दोनों 1:1 सेम रेशो बन जाए। अब इसमें हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें हम 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये रेशो बन गया हमारा 2:3। लेकिन इस वाले रेशो को 3:5 रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर भी आप 2 से मल्टीप्लाई करिए। इतना हमारा बन गया। अब नेक्स्ट रेशो आता है हमारा 4:5, वो बी की प्रेजेंट और पिछली और नए साल की, मतलब प्रीवियस ईयर और प्रेजेंट ईयर के जो रेशो है वो हमें बनाना है 4:5। तो बी के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 और 2 है तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं 10, ये दोनों सेम हो गए। अब इसे 4:5 बनाने के लिए यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों रेशो अब हमारे हो गए बराबर। लेकिन क्योंकि ऊपर वाले रेशो में आपने यहाँ 4 मल्टीप्लाई किया है तो आपको यहाँ एक 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और चूंकि आपने 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है और ये वाला रेशो भी आपको गिवन था तो इसे भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम देखें पिछले वाली की तरह, अगर हम रेक्टेंगल बनाएं तो ये वाला रेशो, फिर ऑरेंज वाला रेशो और एक ग्रीन वाला रेशो, इन तीनों रेशोज को हमने मैनिपुलेट करके इस तरह की वैल्यूज बना ली हैं। तो अगर आप देखेंगे ये ब्लू में जो रेशो है वो अभी भी 3:5 सेटिस्फाई करेगा, ऑरेंज वाला जो है वो भी अभी 2:3 सेटिस्फाई करेगा, और जो ग्रीन वाला है वो भी 4:5 सेटिस्फाई करेगा। तो ये पूरा रेशो मैनिपुलेशन करना पड़ा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगेन हम अपना
यूनिटरी मेथड लगा देंगे यहाँ पे। इफ देयर कंबाइंड सैलरी फॉर प्रेजेंट ईयर हमें दी हुई है, तो प्रेजेंट ईयर की सैलरी कैसे निकलेगी, ये है 50, ये प्रेजेंट ईयर की सैलरी है हमारी 50, और बी के लिए और ए के लिए कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36। तो टोटल 86 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, 4300। हमें निकालना किसके लिए है, फाइंड द प्रेजेंट सैलरी ऑफ बी, तो हमें निकालना है 50 के लिए। 4300 डिवाइडेड बाय 86 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है। 43 से ये 100 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये अगेन हमें 50 देगा, तो 50 इंटू 50 2500। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह के 3 रेशोज दिए रहते हैं तो बेस्ट तरीका है रेशो मैनिपुलेट करने का, ठीक है। अब रेशो मैनिपुलेट करने में बस गलती यही होती है कि कई बार हम एक रेशो तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पर जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है उसे दूसरे वाले हमारे रेशो में मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। तो ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रेशो मैनिपुलेशन थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा, लेकिन जब आप 2-3 सवाल इसे कर लेंगे तो आप इसमें आपकी मास्टरी हो जाने वाली है। और ऑफ कोर्स आपको भी पता है कि यही बेस्ट तरीका है इसे सॉल्व करने का। इक्वेशंस में जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका कम से कम 1.5 मिनट तो आराम से ले लेगा, ठीक है। रेशो से करेंगे तो आप इसे आराम से 40-45 सेकेंड्स में कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ABC इज 3:7:4 एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर इज 4:3:5। इफ A saves 300 आउट ऑफ 2400 फाइंड द सेविंग्स ऑफ B। अब हमें यहाँ पे 3 दे दिए गए हैं, तो इन्हें हम पहले लिख लेते हैं, A, B और C। इनकम की बात हो रही है और एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, तो यहाँ लिख लेते हैं इनकम, यहाँ लिख लेते हैं एक्सपेंडिचर। अब इनका हम रेशो लिख लेते हैं। इनकम का रेशो है 3:7:4, 3:7:4। एक्सपेंडिचर का रेशो है 4, 3 और 5। इतना हमें गिवन है। अब एक चीज और हमें यहाँ पे डेटा दिया है कि ए जो है वो 300 रुपये बचाता है टोटल कितने, 2400 रुपये के अमाउंट में से। यहां से हमको आइडिया लेना है कि 2400 में से 300 रुपये बचा रहा है, मतलब 2400 उसकी इनकम हुई है ना। तो यहाँ हम लगा देंगे यूनिटरी मेथड। तो 3 करस्पॉन्ड कर रहा है किसको, 2400 को। तो 7 किसको करस्पॉन्ड करेगा, 3 से ये कटेगा 8 बार, तो 7 8 जा 56। ये वैल्यू हमें मिल गई बी की इनकम, ठीक है। हमें निकालना क्या है, बी की सेविंग। तो यहां से हमने पहले बी की इनकम निकाली, वो कितनी हो गई, 5600। इनकम हमें पता चल गई। अब हम काम करेंगे एक्सपेंडिचर पे। 300 रुपये तो उसने सेव किए, तो उसने स्पेंड कितने किए होंगे, 2400 में से 300 घटाएंगे तो 2100। मतलब ये जो 4 दिया हुआ है, 4 यूनिट किसको करस्पॉन्ड करता है, 2100 को करस्पॉन्ड करता है। तो 3 यूनिट किसको करस्पॉन्ड करेगा, 2100 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। अब 4 से अगर इसे हम काटें तो यहाँ पे 100 है, तो ये हमें देगा 21 मल्टीप्लाई बाय 25, और यहाँ पे 23 है। अब पहले 25 को हम 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 2 से हमें देगा 500, और इसमें हम 25 और ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 525। इसमें हमें मल्टीप्लाई क्या करना है, इस 3 को। अगेन 500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1500, और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75। तो जो हमारी इसकी जो एक्सपेंडिचर होगा वो होगा 1575। एक्सपेंडिचर हमें मिल गया 1575। बस इनकम मिल गई, एक्सपेंडिचर मिल गया, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें सेविंग मिल जाएगी। ये हमें मिलेगा 25, यहाँ से हमें मिलेगा 0, और ये हो जाएगा 4। तो 4025 ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे सी की जो वैल्यू थी वो हमारे किसी काम की नहीं आई, पर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो लगेगा कि अरे यहाँ पे तो 3 हमें रेशो दे दिए हैं, बहुत लेंदी हो जाएगा। जबकि कहीं कुछ लेंदी नहीं हो रहा है। सिंपली रेशोज में आप काम कीजिए, पूरी आपकी इक्वेशंस वगैरह बिल्कुल आपको उनसे बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। सिर्फ आपको रेशो लगाने हैं और यूनिटरी मेथड लगानी है। अब यहाँ पे हमने 3 और 7 में क्यों निकाला, क्योंकि ये सब आपस में रेशो हैं, इसलिए हम इनकी आपस की वैल्यूज निकाल सकते हैं। इनसे हमने निकाल ली हमारी इनकम। 4, 3, 5 ये भी आपस में रेशोज हैं, तो अगर हमें 4 की वैल्यू पता है तो हम 3 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। उसी से हमने यहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर निकाला। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस किया, हमें अपनी सेविंग मिल गई, वही हमसे पूछी गई थी, ठीक है।
तो ये तरीका है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 27, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स वाई जेड आर 16, 12, 9 and their savings are 25%, 20%, 25% and 40% of their income. If the sum of their income is 3060, find y salary. अगेन यहाँ पे हमें 3 वेरिएबल्स दे दिए गए हैं, तो हम लिख लेंगे x, y, z। फिर यहाँ पे बात हो रही है इनकम की और एक्सपेंडिचर की, यहाँ पे सेविंग्स भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें जो गिवन है वो है एक्सपेंडिचर का रेशो, 16, 12, 9 हमारे एक्सपेंडिचर का रेशो है, तो हम लिख लेंगे ये 16 यूनिट, ये 12 यूनिट और ये 9 यूनिट। नेक्स्ट हमें दिया है सेविंग का परसेंटेज दिया है, ठीक है। अब यहाँ से हमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाएंगे? यहाँ पे आपको परसेंटेज दिया है, यहाँ पे आपको रेशो दिया है। क्या इन दोनों में कोई रिलेशन हम निकाल सकते हैं? अगर 25% सेविंग है, 100% अगर इनकम है, उसमें से 20% अगर आपने सेव कर लिया, तो आपने खर्च कितना किया? 80%, ठीक है। बस यही चीज आपको पकड़नी है यहाँ पे। पहले केस में 20% सेविंग है, तो 80% एक्सपेंडिचर होना चाहिए, तो 80% करस्पॉन्ड करता है किसको? 16 को। तो यहां से हम निकाल लेंगे कि 100% किसको करेगा? 16 इंटू 10/8, ये हमें देगा कितना? 20। तो यहां जो इनकम है उसकी जगह हम लिखेंगे 20 यूनिट्स। तो सेविंग कितना हो जाएगा? 4 यूनिट। पर अभी हमें सेविंग से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे इनकम में काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेविंग्स को हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि सेविंग्स हमें कहीं पर यूज आने नहीं वाली, इसलिए। दूसरा, 25% वाई के केस में 25% आपने सेव किया है ना, तो आपने स्पेंड कितना किया होगा? 75%। तो 75% का मैं कलर चेंज कर देता हूं। 75% करस्पॉन्ड करता है किसको? 12 को। तो 100% किससे करस्पॉन्ड करेगा? 12 इंटू 100/75 मतलब होगा 4/3। 3 से ये जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 4 जा 16। तो यहाँ पर जो इनकम होगी वो होगी 16 यूनिट्स। उसी तरह से हम काम करेंगे जेड के लिए। अब जेड में 40% सेव करता है, तो 60% खर्चा किया होगा, तो 60% करस्पॉन्ड करता है 9 को। 100% किसको करस्पॉन्ड करेगा? 9 इंटू 10/6। 3 से 3 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, ये जाएगा 5 टाइम्स, तो 5 3 जा 15। इसकी इनकम हमें मिल गई 15। ये हमें टोटल इनकम मिल गई रेशो के टर्म में, और एब्सोल्यूट हमें नंबर कितना दिया है? 3060। तो बस यहां पर हम अपना यूनिटरी मेथड लगा लेंगे। 15 और 16 31, 31 और 20 51। तो 51 करस्पॉन्ड करता है 3060 को। हमें इनकम किसकी निकालनी है? वाई की। वाई है कितना? 16। तो 16 के लिए कितना होगा? 3060 डिवाइडेड बाय 51 मल्टीप्लाई बाय 16। अब ये 51 से 6, हाँ ये 6 टाइम्स जाएगा, तो 60, 16 इंटू 6 96 और एक 0, तो 960। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पर हमने अपने रेशोज ही लिखे। हिंट कहाँ से निकाली हमने? कि रेशो जो एक्सपेंडिचर है उसका तो रेशो दे रखा है, सेविंग का हमें परसेंटेज दे रखा है। तो अगर 20% सेविंग हो रही है, तो 80% एक्सपेंडिचर हो रहा होगा। बस इस चीज को हमने पकड़ा, और यूनिटरी मेथड लगा के एक्स वाई जेड की हमने इनकम निकाल ली रेशो के टर्म में, और फिर टोटल हमें एब्सोल्यूट वैल्यू दी थी, उसके हिसाब से हमने वाई की एक्चुअल इनकम निकाल ली। तो ये तरीका है इसे सॉल्व करने का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। The employer decreases the number of his employees in the ratio 10:9 and increases the wages in ratio 11:12. Find the ratio of old to new wages. सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं, आपको रेशियोज को आपस में मल्टीप्लाई करना रहता है। ओल्ड कंडीशन में नंबर कितने थे एम्प्लॉयज के? 10। और ओल्ड कंडीशन में उनको आप पैसे कितने देते थे? 11। रेशो निकाल लेंगे। नई कंडीशन में आपने कम कितना किया, मतलब घटा के कितने कर दिए? 9। और वो जो 9 लोग हैं उनको आप सैलरी किस प्रपोर्शन में दोगे? 12 के हिसाब से। यहां लिख लेंगे हम 12। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, ये होगा 6 टाइम्स, तो 55 रेशो 6 9 जा 54। ये हमारा आंसर हो जाएगा 55 और 54, ऑप्शन नंबर सी।
तो सिंपल से क्वेश्चन है ये, बस आपको इतनी सी चीज समझनी है कि ये जो दो रेशोज दिए हैं इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ओल्ड का जो चीज है उसको, मतलब ओल्ड नंबर को, ओल्ड वाले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को उनकी ओल्ड सैलरी से, और नए वाले एम्प्लॉयज को उनकी नई सैलरी से, और इसका हमने यहाँ पे रेशो निकालना होता है। क्वेश्चन नंबर 29, the railway fares of AC Tier 3 and AC Tier 2 are in ratio 3:4. The number of passengers travelled by AC Tier 3 and AC Tier 2 were in ratio 11:13. If the total fare collection was 28050, how much did AC Tier 3 class passengers pay? अगेन ये ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है। कैसे? यहाँ पे पहले फेयर की बात हो रही है Tier 3 और Tier 2 के टिकट की, तो वो है रेशो 3:4 में। तो अगर AC Tier 3 का जो टिकट है वो 3 रुपए का है, तो जो AC Tier 2 का है वो कितने, 4 रुपए का है। ठीक है, अब AC Tier 3 में कितने पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं, 11। इसका हम रेशो निकाल लेंगे। AC Tier 2 में कितने पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं, 13। बस इसका हम रेशो निकाल लेंगे, तो ये हमें देगा कि AC Tier 3 में कितना पैसा हमें मिला और AC Tier 2 से हमें कितना पैसा मिला। ये हो गया 13 इंटू 4 52। ये है टोटल, ये वैल्यू जो है ये क्या है, 33 और 52। कितना पैसा आप, कितनी इनकम जनरेट हुई AC Tier 3 के कंपार्टमेंट से और AC Tier 2 के कंपार्टमेंट से। अब इन दोनों का अगर हम सम करें तो वो आना, ये रेशो टर्म में जो है ये करस्पॉन्ड करेगा 28050 को। तो इसका अगर हम सम करें तो ये होगा 85 यूनिट्स करस्पॉन्ड करता है किसको, 28050 को। और हमें निकालना किसके लिए है, AC Tier 3 के लिए। तो AC Tier 3 के लिए 33 है, तो 33 किसे करस्पॉन्ड करेगा, सिंपली हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। 28050 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 33। 33 से 85 तो होता हुआ दिख नहीं रहा है कैंसिल, 5 दिख रहा है, तो पहले 5 से करके देख लेते हैं। 5 से ये जाएगा 17 टाइम्स, 5 से ये हमें देगा 5 5 जा 25, 30 मतलब 5 6 जा 30। ठीक है, 5 फिर 1 जा और एक 0, 5610। अब 33 और 17 तो कुछ भी कॉमन फैक्टर होते नहीं है, फिर 561 और 17 में कुछ ना कुछ निकलना चाहिए, तो इसे हम डिवाइड करके देखते हैं। 17 से ये जाएगा 3 टाइम्स अगर लें तो 51, बचेगा 5 1, तो अगेन वो जाएगा 3 टाइम्स और एक 0। 330 मल्टीप्लाई हमें करना है 33 से, तो बेसिकली अगर हम 33 का स्क्वायर निकाल लें और उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दें। 33 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 33 का जब हमें स्क्वायर निकालना हो तो 3 पहली वाले डिजिट को 3 3 जा 9, फिर 3 इंटू 3 9, 2 जा 18, 8 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 और 3 3 जा अगेन 9, तो इसका स्क्वायर मिलेगा हमें 1089, उसमें एक 0 हम ऐड कर देंगे, आंसर हमारा हो जाएगा 10890। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा हमने पिछला क्वेश्चन देखा था उसी तरह से है, जो गिवन रेशियोज थे उन्हें हमने आपस में मल्टीप्लाई किया और एक हमारी जो इनकम हुई टोटल उसका रेशियो मिल गया। इसका सम हमें दिया हुआ है 28050 के बराबर होना चाहिए, तो यूनिटरी मेथड लगा के हमने AC Tier 3 के लिए कितना पैसा आया होगा वो हमने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 30, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ₹4300 इज डिवाइडेड बिटवीन 45 पर्सन्स इन विच मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन आर इंक्लूडेड। ठीक है, तो 3 टाइप है, मैन वुमेन और चिल्ड्रन। टोटल नंबर कितना है इनका, 45। द मनी रिसीव्ड बाय मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन इज इन रेशियो 12:15:16। ये टोटल जो मनी रिसीव्ड है बाय मैन, बाय वुमेन और बाय चिल्ड्रन वो दिया हुआ है, और वाइल द मनी रिसीव्ड बाय ईच इज इन रेशियो इतना, एक वुमेन एक चिल्ड्रन और एक मैन को कितना मिला वो ये रेशियो है। फाइंड द नंबर ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल कितना पैसा मिला उसका रेशियो लिख लेते हैं। तो अगर हम लिखें मैन रेशो वीमेन रेशो चिल्ड्रन, ठीक है, यहां लिख लेते हैं टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट जो है उसका रेशो क्या है, 12:15:16। यह है टोटल अमाउंट, लेकिन इंडिविजुअल अमाउंट कितना है तो उसके लिए हम लिख लेते हैं यहां पे इंडिविजुअल। उसका रेशो हमें दिया हुआ है 654, तो यहां हम लिख लेंगे 654। हमें क्या निकालना है, नंबर का रेशो। इनका रेशो कितना होगा,
मैन, वुमेन और चिल्ड्रन का। तो हमें इन दो रेशो से आइडिया निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकालें? हमें पता है कि हमें 6 में कुछ मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये एक आदमी की इनकम है, तो जितने भी आदमी होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मैन की टोटल इनकम मिल जानी चाहिए। सेम चीज़ वुमेन के लिए भी होगी, सेम चीज़ चिल्ड्रन के लिए भी होगी, और ये सब रेशोज में है तो जो भी कॉमन फैक्टर्स होंगे वो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ से हमें हिंट देखनी है कि अगर मैं 6 में 2 मल्टीप्लाई करूँ तो वो 12 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर की जगह लिखूँ, मैन को मान लेते हैं 2, वो हो सकता है। 5 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो हमें दे देगा 15, और 4 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो हमें दे देगा 16। तो जो नंबर का रेशो है वो हो गया हमारा 2, 3 और 4। ये नंबर का रेशो आया, एक्चुअल नंबर्स नहीं है ये, ठीक है। तो जो गिवन रेशो था टोटल अमाउंट और इंडिविजुअल अमाउंट, उससे हमने निकाल के देखा कि क्या पॉसिबल नंबर रेशो हो सकता है। तो रेशो हमारा निकला 2, 3, 4। अब हमें टोटल जो नंबर है वो हमें 45 दे रखा है बस। तो यहाँ पर हम यूनिटरी मेथड लगा देंगे। कैसे? नंबर रेशो ये है 4, 3, 2, मतलब 2 आदमी हैं, 3 वुमेन हैं और 4 बच्चे हैं, ये रेशो के टर्म में। इसको अगर हम ऐड करें तो 4, 3, 7, 2, 9, 9 यूनिट टोटल किसको करस्पॉन्ड करेगी? 45 को। तो 1 यूनिट करस्पॉन्ड करेगी किसको? 5 को। बस, तो यहाँ से हमें एक्चुअल नंबर्स मिल जाएंगे। तो जो एक्चुअल नंबर्स होंगे वो होंगे 2 करस्पॉन्ड करेगा 10 को, 3 करस्पॉन्ड करेगा 15 को, 4 करस्पॉन्ड करेगा 20 को। 10, 15, 20, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली दो रेशो से हमें हिंट लेनी थी कि नंबर रेशो क्या हो सकता है, फिर उस नंबर रेशो को हमने यूनिटरी मेथड से निकाला कि एक किसको करस्पॉन्ड करेगा, फिर हमने इनके टोटल एक्चुअल नंबर्स निकाल लिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। तो आज को अगर हम देखें, टोटल रिवाइंड करें, तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करी थी एजेस की प्रॉब्लम से कि अगर उनमें गैप की प्रॉब्लम गैप के अगर रेशोज दिए रहते हैं तो उनके किस तरह से हम हॉरिजॉन्टल गैप को पहले दोनों को इक्वेट कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, फिर वर्टिकल गैप का यूज़ करके हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं। फिर हमने कुछ रेशो बेस्ड क्वेश्चन देखे थे जिनमें हमें रेशो मैनिपुलेशन करना पड़ रहा था, जहाँ पर हमें 3 रेशोज थे उन्हें मैनिपुलेट करना पड़ रहा था। फिर कुछ हमने इस तरह के डिवाइड वाले क्वेश्चन देखे कि जब उन्हें हमने आपस में अलग अलग डिवाइड करना रहता है वो। तो ये कुछ बेसिक आज के 15 क्वेश्चंस थे कुछ टाइप के, और 15 क्वेश्चंस हम अगली क्लास में रेशियो प्रोपोर्शन के डिस्कस करेंगे। तो आप वो क्लास करने से पहले अगेन आप वेबसाइट पे जाके उस क्लास का आप टेस्ट दीजिएगा, वो मैं आज रात को अपलोड कर दूंगा। उसके बाद आप क्लास में आके उसके सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।